लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो 3D स्टेप्स होती हैं वेबसाइट बनाने के लिए वो कौन कौन सी होती हैं। इसमें हमने डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो वेबसाइट डेवलपमेंट होता है उसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर और कौन कौन सी लैंग्वेज या और कौन सी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष इजी वेब डेवलपमेंट से, और चलिए हम जानते हैं कि वेबसाइट डेवलपमेंट में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको सीखने होते हैं। उसके पहले हम जान लेते हैं कि वेबसाइट डेवलपमेंट होता क्या है और वेबसाइट डिज़ाइनिंग से ये कैसे डिफरेंट है। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं जिसमें आपको आसानी से इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि आपको एक स्कूल की वेबसाइट बनाने का ऑर्डर मिलता है और उस वेबसाइट में ओनर ने बोला है कि उसको सारी जानकारी डालनी है, जैसे स्कूल की इंफॉर्मेशन, प्रिंसिपल मैसेज, डायरेक्टर मैसेज, जो फैसिलिटीज़ हैं, जो फीस स्ट्रक्चर है, ऐसी तमाम जानकारी उसको वेबसाइट में डालनी है। अब ये सारी जानकारी जो है वो आप HTML, CSS, jQuery और कुछ इमेजेस के थ्रू, कुछ ग्राफिक्स के थ्रू आसानी से बना सकते हैं। तो ये सब क्या हो जाएगा, आपका वेबसाइट डिज़ाइनिंग हो जाएगा। और वहीं जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक वेबसाइट आपको दिख रही है जिसमें मिशन, विजन, फिलॉसफी, ऐसे कई सारी जानकारी यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रही है। और उसी के बाजू में आप देखेंगे कि नोटिस दिखे हुए हैं। तो जो नोटिस पार्ट है ये जो है ये स्टैटिक नहीं है। आप देखिए यहाँ पे स्टैटिक वर्ड आ रहा है और डायनेमिक वर्ड, ये दोनों का मतलब ये होता है कि स्टैटिक मतलब होता है ऐसी जानकारी जो HTML के थ्रू डाली जा सकती है वेबसाइट में या वेब पेज में। वहीं डायनेमिक का मतलब होता है कि जो डेटा या इंफॉर्मेशन दिखाया जाएगा वेब पेज पर, वो दिखाया तो जाएगा HTML और CSS की मदद से, बट वो डेटा जो है वो कहीं और से, किसी डेटाबेस से फैच होकर वापस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और मान लीजिए कि जो वेबसाइट का ओनर है, जो स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, उन्होंने हमसे बोला कि हमें अपनी वेबसाइट में TC और फीस ऑनलाइन पे करने का सिस्टम भी चाहिए है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि TC सर्च में आप एनरोलमेंट नंबर या एडमिशन नंबर भरेंगे और जब सर्च पे क्लिक करेंगे तो अगर वो एडमिशन नंबर हमारे डेटाबेस में होगा तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी और जो TC है वो डाउनलोड की जा सकेगी। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि ये कैसे होगा, तो थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने आपको बोला डेटाबेस। तो डेटाबेस में हम कुछ ये सारी जानकारी यहाँ पे स्टोर करेंगे और फिर कुछ प्रोग्रामिंग करेंगे इस तरीके से कि जो हमारी TC है वो मिल जाएगी। ऐसे ही ऑनलाइन फीस पेमेंट में जैसे आप सेशन सेलेक्ट करेंगे, क्लास सेलेक्ट करेंगे, जो जो फीस आपको भरनी है, फिर सारी जानकारी भरेंगे, उसके हिसाब से टोटल फीस आ जाएगी और उस फीस को फिर हम पे कर सकते हैं। तो अब इन दोनों एग्जाम्पल में और जो मैंने पहले एग्जाम्पल जो दिए थे ये वाले, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जानकारी जो है ये जानकारी आप HTML में डाल सकते हैं, बट ये जो जानकारी है TC और फीस की, ये जानकारी कहाँ रहेगी? ये जानकारी डेटाबेस में रहेगी। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर हमें कुछ प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। तो वेबसाइट में प्रोग्रामिंग जब इन्वॉल्व हो जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं? वेबसाइट डेवलपमेंट। या जब हमें जानकारी डेटाबेस से फेच करके दिखाना है ऑनलाइन किसी वेब पेज पर, तो वो भी क्या कहलाएगा? आपका वेब डेवलपमेंट का हिस्सा माना जाएगा। तो चलिए, अब आपको समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि वेबसाइट डिजाइनिंग और वेबसाइट डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है। तो चलिए हम जानते हैं कि वेबसाइट डेवलपमेंट में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यूज़ होती हैं। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है क्या? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जो हम प्रोग्रामिंग की अभी बात कर रहे थे, जैसे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए C++, जावा, ऐसी कई सारी लैंग्वेज यूज़ होती हैं, वैसे ही वेबसाइट डेवलपमेंट करने के लिए हमें सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है। वो कौन कौन सी होती हैं? PHP हो गई, ASP.NET हो गई, JSP हो गई, पाइथन हो गई, पर्ल हो गया, रूबी ऑन रेल हो गए। मतलब ये सारी लैंग्वेजेस हैं, इनमें से किसी एक लैंग्वेज का प्रयोग करके आप सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, या मैं कहूँ प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और आपको याद होगा मैंने एग्जांपल दिया था जब TC का, तो मैंने आपको बताया था कि जो डेटा है पूरा वो कहाँ स्टोर है? डेटाबेस में। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। तो डेटाबेस भी आपको सीखना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे RDBMS पैकेज होते हैं जिनके आपने नाम सुने होंगे। जैसे आपने MS Access का नाम सुना होगा। हालांकि MS Access का ऑनलाइन वेबसाइट डेवलपमेंट में यूज नहीं होता है, आप करने को कर सकते हैं बट नहीं होता है।
उसकी जगह पर और भी जो डेटाबेस है उनका प्रयोग किया जाता है, जैसे MySQL, जिसको हम MySQL ही बोलते हैं, MariaDB जो कि MySQL का एक अपग्रेड वर्जन है, SQL सर्वर, Oracle, ऐसे कई सारे डेटाबेस जो होते हैं उनका यूज करके हम वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वेबसाइट डेवलपमेंट में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डेटाबेस के अलावा और क्या चीजें यूज की जा सकती हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं एक वेब डेवलपर हूं और मैं PHP डेवलपर हूं, अगर मैं टू बी एग्जैक्ट बताऊं तो मैं PHP में वेबसाइट डेवलपमेंट करता हूं। तो इसीलिए जब हमारे पास कोई वेबसाइट आती है बनाने के लिए तो हम हर बार स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करते। स्क्रैच का मतलब होता है यहां पर कि बिल्कुल स्टार्टिंग जीरो से शुरुआत नहीं करते, हम कुछ बने बनाए चीजों का प्रयोग करते हैं और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, जहां पर कुछ फंक्शंस, कुछ मॉड्यूल्स, कुछ कोडिंग पहले से आपको मिल जाती है, तो आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करना होता है ना, आपको बहुत कुछ पहले से बना बनाया उसमें मिल जाएगा। तो चूंकि मैं PHP डेवलपर हूं तो मैं आपको PHP के फ्रेमवर्क के बारे में नाम बता देता हूं कुछ, जैसे कोऑर्डिनेटर है, लारावेल है, केक PHP है, सिम्फनी है। ऐसे कई सारे तमाम PHP फ्रेमवर्क्स होते हैं जिनका यूज करके आप इनिशियल लेवल से आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ती है, आप सीधा एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं और आप अपने प्रोजेक्ट पर या आप अपने डेवलपमेंट पर ध्यान दे सकते हैं। और इसके बाद अगला है JS फ्रेमवर्क। जैसे PHP के फ्रेमवर्क होते हैं वैसे जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क होते हैं। अभी आपने देखा होगा ऐसी तमाम कई सारी वेबसाइट्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप Gmail पे जब कोई मेल देखते हैं तो आपने देखा होगा कि आप मेल पे क्लिक करते हैं, वो मेल साइड में वहीं दिख जाता है, वो पेज लोड तो नहीं होता दोबारा से। ऐसी कई सारी एप्लीकेशंस होती हैं जहां पर वेबसाइट में पेजेस जो हैं वो बार बार लोड नहीं होते, आपको ऐसा लगता है कि आप जैसे क्लिक करते हो आपको जानकारी वहां पर तुरंत दिख जाती है, आपको वेट नहीं करना होता है। तो ऐसी कई सारी चीजें JS फ्रेमवर्क के थ्रू की जा सकती हैं। JS फ्रेमवर्क कुछ नहीं होता, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज होती हैं। मैं यहां पे आपको कुछ फेमस लाइब्रेरीज के नाम बता देता हूं, जैसे एंगुलर हो गया, React.js हो गया, Vue.js हो गया, Node.js हो गया। तो ये सारे जावास्क्रिप्ट के या jQuery के फ्रेमवर्क्स होते हैं। अगर आप वेबसाइट बेहतर ढंग से डेवलप करना चाहते हैं, यूजर के हिसाब से आप बहुत इंटरेक्टिव वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आपको जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स का यूज करना ही पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि और इसमें क्या चीजें होती हैं जो वेबसाइट डेवलपमेंट को और अच्छा बना देती हैं। दोस्तों यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है अब वो है CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे मैंने आपको अभी PHP फ्रेमवर्क के बारे में बताया, तो ऐसे कुछ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी होते हैं जिनका यूज करके आप सीधा वेबसाइट डिजाइनिंग और वेबसाइट डेवलपमेंट एक ही प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। और जो दो फेमस CMS हैं वो है वर्डप्रेस और जूमला। दोस्तों हमारी जो वेबसाइट है computerhinose.com वो वर्डप्रेस पे बनी है। तो अगर आप कंटेंट ओरिएंटेड वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप CMS का यूज कर सकते हैं। पर अगर आप चाहते हैं जैसे स्कूल की वेबसाइट मैंने बताई जहां पर फीस पेमेंट ऑनलाइन करने का है या टी सर्च करने का है, ऐसे और भी कई सारी चीजें करनी है, आपको बनानी है डायनेमिक, तो आप फिर PHP फ्रेमवर्क या PHP पे डायरेक्ट कोडिंग कर सकते हैं। और दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये सारी चीजें आपको लग रही हैं कि तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हम कैसे सीखेंगे, तो ट्रस्ट मी, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको ये सारी चीजें आसान लगने लगेंगी। और सबसे आखिरी चीज जो वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए चाहिए वो है टेक्स्ट एडिटर। तो दोस्तों जो टेक्स्ट एडिटर है वो एक तरीके से एक टूल है जहां पर आप अपनी कोडिंग करेंगे। अगर आप हार्डकोर डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको कुछ टेक्स्ट एडिटर यूज करने होंगे। आपको मालूम होगा कि नोटपैड तो होता ही है टेक्स्ट एडिटर, जहां पे आप अपनी कोडिंग कर सकते हैं, HTML की कोडिंग, जावास्क्रिप्ट कोडिंग या किसी भी प्रकार की कोडिंग जो भी हम वेबसाइट डेवलपमेंट में पढ़ते हैं वो सारी कोडिंग आप नोटपैड में कर सकते हैं। बट प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो उसके लिए हमें थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए होती है। तो कई सारे टेक्स्ट एडिटर होते हैं जिनमें कोड असिस्टेंट आपको मिल जाता है, जो हम आने वाले समय में देखेंगे। तो जो पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर हैं वो है नोटपैड++, सबलाइम टेक्स्ट और एटम। ऐसे और भी हैं बट ये मेरे फेवरेट हैं। और दोस्तों हम इसके बाद HTML सीखेंगे आगे, तो मैं चाहूंगा कि उसके लिए आप नोटपैड++ अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लें, तभी आप HTML में वेब पेज बनाना या CSS में कोडिंग करना या जावास्क्रिप्ट में कोड लिखना आसानी से सीख पाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा जो जानकारी मैंने यहाँ पर आपको दी है। और यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने वाला हूँ और मैं चाहूँगा कि उस रिक्वेस्ट को आप प्लीज़ पूरा करिए। वो रिक्वेस्ट ये है
जैसे आपके मन में कई सारे सवाल होंगे अभी कि जो वेबसाइट डिजाइनिंग है या डेवलपमेंट है, ये कितने सालों में हम सीख पाएंगे, कि वेबसाइट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट में क्या करियर है, कितनी सैलरी मिल सकती है, एक वेबसाइट बनाने में कितना टाइम लगता है। ऐसे तमाम कई सारे सवाल आपके मन में होंगे और मैं चाहूँगा कि वो क्वेश्चन आप मुझसे पूछें, तभी मैं आपके लिए बेहतर वीडियोस और बेहतर जानकारी आपको दे पाऊंगा। अब ये क्वेश्चन कैसे पूछना है, बहुत आसान है कि आप कमेंट में जाकर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आप चाहें तो व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको जो जानकारी मैंने दी है इस वीडियो में वो समझ में आई होगी। तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग या डेवलपमेंट के फील्ड में एंटर होना चाहते हैं और उनको नहीं मालूम है कि क्या और कैसे, कहाँ से शुरू करना है। प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमको हिम्मत मिलेगी और ऐसे वीडियोस बनाने की, और आपको भी हमारे सारे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेगी। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए थैंक यू।